आप सभी का विकास से टीटी क्लास 10 पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 3 वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम आपको आज उससे आगे होने वाले ऑब्जेक्टिव सवालों का आज हम कुछ विवरण और ठीक है करेक्ट आंसर देखेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग कहाँ तक जो है पिछले बार किए थे उससे आगे और नया सवाल क्या क्या आ सकता है, इन सवालों को हम लोग अभी करने जाएंगे। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले याद दिला दूं कि पिछले क्लास में मैं शायद ये क्वेश्चन था शायद 16, 20, 24, हाँ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। 16, 20, 24 करके कुछ ऐसा ही आवाज था, वह छोटी छोटी है ना, क्या था, कुछ ऐसे ही नंबर था जो आप लोगों को कक्षा से है ना याद होगा सवाल, और पूर्ण रूप से याद होगा, है कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शायद सवाल इसको मिला ही लेते हैं कि आखिर ये सवाल क्या था। 16, 20, 24 अंक था, ये पता नहीं कि इसमें क्या कह रहा था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिला लेते हैं इस सवाल को और इसके बाद आपको याद थोड़ा दिला दूं ताकि पीछे वाले बात को थोड़ा सा याद हो जाए, ताकि आपका दूसरा वीडियो जो है ना, ये याद रहे कि दूसरा वीडियो में कहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब आज जो है तीसरा वीडियो जो बनने जा रहा है उससे आगे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, है ना दोस्तों। चलिए जल्दी से पेपर और पेन निकाल लीजिए और बिना पेपर पेन के है ना, ठीक है, पढ़ना तो बहुत खराब बात है दोस्तों। ठीक है ना, आप बस ऐसे ही पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, प्लीज पेपर पेन निकाल लीजिए, मैं आप ही से कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन क्या था ये देखते हैं। ये क्वेश्चन था, ये सवाल क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन था सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 से प्रत्येक से भाज्य हो वह क्या है। आओ ठीक है, तो यही नंबर हमें निकालना था, जो कि सही है। नंबर मुझे याद है मगर क्वेश्चन पूरा याद नहीं था, है ना। 16, 20, 24, चलिए ठीक है, इससे आगे अब हम लोग सवाल को देखेंगे। और चलिए आज का यानी आज हम लोग का जो चल रहा है वह पार्ट 3 वीडियो क्लास है, जिसमें आज हम लोग पहला सवाल करेंगे। पहला सवाल है निम्न में, चलिए आप लोग भी लिखना शुरू कर दीजिए। निम्न में कौन सा परिमेय है। ठीक है, ऑप्शन ए में है पाई, बी में है √7, सी में है √16/25, डी में है ना 3√3/√2। √2 है, ओके वेरी गुड। चलिए तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ये है, चलिए ये सवाल तो समझ में आ गया था ना, पिछले बार हम लोग किए थे 16, 20, 24 का, आप ही से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये तो हम लोग कर चुके थे। अब आप बोलेंगे सर मुझे याद ही नहीं है, देखिए मैंने करवाया है, आप है ना जाइए अपने चैनल के नीचे और उस चैनल में देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगर नीचे मिला तो मिला, ठीक है, और नहीं तो फिर आपको सेकेंड लिस्ट के बाद वीडियो का ऑप्शन आता है, सारा वीडियो लिस्ट आ जाएगा, उसमें देख लीजिएगा, पार्ट 2 पार्ट 1 करके वीडियो होगा। ठीक है, सवाल ये है कि निम्न में कौन सा परिमेय है। ठीक है ना, तो परिमेय का मतलब हुआ है ना, परिमेय का मतलब ये क्या है, परिमेय है ना, निम्नलिखित में कौन परिमेय है। ठीक है, देखिए बात कर रहे हैं, देखिए तो परिमेय ये पाई जो है, ध्यान दीजिएगा, ये पाई जो है कहेंगे कि सर पाई तो है ना, इसका रिजल्ट होता है 22/7। ठीक है, ओके, तो 22/7 हो गया सर, ठीक है। लेकिन अगर आप 22/7 लिखते हो और पाई लिखते हैं, दोनों में अंतर है, दोनों में आकाश और जमीन का अंतर है। अगर पाई सिर्फ लिख रहे हो आप, या देखना फिर से आप ही से मैं बात कर रहा हूं, यदि सिर्फ आप पाई लिख रहे हो तो इसका रिजल्ट कुछ और होता है, और 22/7 का रिजल्ट कुछ हो रहा है। आपको बता दें कि पाई यदि हमसे सिर्फ पूछेगा कोई कि पाई क्या है, तो मैं सीधे कहूंगा भैया कि यह तो अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। और 22/7 ये तो परिमेय है। अब कैसे, आप बोलोगे सर कैसे, क्योंकि इसका तो रिजल्ट है ना, इसी का तो रिजल्ट आपने लिखा है, तो सर कैसे हो जाएगा, ये आप कैसे अब कह रहे हैं, है कि नहीं। तो मैं बता दूं, सबसे पहले बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए ये 22/7 है, मैं पूछूं कि ये 3 परिमेय क्या परिमेय, आप बोलेंगे सर परिमेय है कैसे, तो मैं उसी तरह से जैसे आप पूछ रहे हैं उसी तरह से मैं भी तो पूछ सकता हूँ आपसे ना कि 3 क्या है, तो ये 3 आया कैसे, तो पहले √9 रहा होगा, इसका स्क्वायर रूट निकला तो 3 आया, राइट, समझ बात। तो 3 जो आया है ये उसी प्रकार से 22/7 है, ये किसी न किसी जो है ऐसे रहा होगा, ठीक ना, ऐसे रहा होगा और फिर इसका वर्गमूल निकल करके ऐसे आया होगा। हमारे नजरिए से ये है, अभी
लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि पाई क्या है, तो पाई तो अपर में, लेकिन हमको खोजना है क्या है भाई, पर में, क्योंकि सवाल है निम्न में से कौन सा पर में है, तो पाई क्या है आपका अपर में है, √7 और √7 भी अपर में है। देखिए मैंने पिछले बार भी बताया था आपको कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे अपर में कहते हैं, तो ये आपका सही आंसर नहीं होगा क्योंकि ये भी अपर में है। चलिए ये भी अपर में, ये भी अपर में। अच्छा देखिए तो 16/25 रूट के अंदर, तो 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, ठीक है ना, तो 4/5 जो है क्या है भाई, अपर में है ना। देखिए तो 3√3/√2, ये क्या है, ये तो ठीक है अगर 3 रहता ना जनाब तो ये कट जाता, लेकिन ये 3 है नहीं, अपर में से जब बताइए। ओ लगता है, अच्छा लगता है कि √2 की जगह पे गलती से लिखा गया है √3, या हो सकता है कि ऊपर ठीक होगा नीचे गड़बड़ हो गया है ना। तो ऐसा नहीं होता है मित्रों, ठीक ना, ये गलत है, बिल्कुल गलत है ना। √2 ये कट ही नहीं सकता, √2 और √3 में बहुत अंतर है, इसलिए नहीं हो सकता। तो ये भी अपर में। तो मेरे को खोजना क्या था भाई, मेरे को खोजना था भाई परिमेय संख्या, तो मेरे को खोजना परिमेय संख्या, तो सही आंसर हो गया 4/5, यानी सी ऑप्शन सही है मेरा, ये करेक्ट है। आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए जल्दी से जनाब। चलिए अब आप बोलेंगे सर टाइम नहीं दे रहे हो नोट करने का, मैंने तो कहा कि आपके पास वीडियो है, आगे पीछे है ना, नोट कर लीजिए और आराम से आगे बढ़ते रहिए दोस्तों, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है भाई कि √5 है 1, √5 1 क्या है भाई, ए ऑप्शन दे रहा है परिमेय संख्या, बी ऑप्शन दे रहा है ना अपरिमेय संख्या, है ना, सी ऑप्शन दे रहा है प्राकृत संख्या, और डी ऑप्शन दे रहा है ना, कैपिटल ही सब होगा, डी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर अब हमको बताना है। अब बताओ, इतना आसान सवाल जो है, हम बताइए आपको मैं बताऊं, शोभा नहीं दे रहा है, ठीक है, तो जल्दी से जनाब बनाइए। ओहो अभी से मैं बोल रहा हूँ, बताइए जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, ABC। हाँ हाँ क्या बोला, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर बोल रहे हैं। हाँ सुन लिए है ना, √5 जो है ना अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल ही नहीं निकलता, और जब वर्गमूल नहीं निकलता तो क्या हो गया आप बताइए, अपरिमेय संख्या हो गया। तो बहुत अच्छा सवाल है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। अगला सवाल है, निम्न में कौन अलग है, निम्न में कौन अलग है, ओके ठीक है ना। ऑप्शन ए में है 3/5। अच्छा देखिए इसमें ऐसी किताब में ऐसे कैपिटल लेटर है बाबू, तो मैं छोटा दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, ऐसे टाइम बचता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ए में है 3/5 है ना, बी में है ठीक है √16/4, सी में है √2/5 और डी में है 25/9। आइए कह रहा है कि निम्न में कौन अलग है। अच्छा अलग का मतलब डायरेक्ट हमसे ना कह रहा है और हमको घुमा रहा है, हम घूम जाएंगे हम और आप, क्योंकि हम दोनों में अच्छा बॉन्ड है, और हम दोनों को जब तक मतलब ये नहीं कर रहा हूँ, हम दोनों को तब तक कोई अलग नहीं कर सकता है जब तक हम में और आप में कोई मतभेद ना हो, है कि नहीं। हमारा स्नेह आपके साथ है और आपका स्नेह मेरे पास है, ठीक है, तो कभी बॉन्ड ये टूटने वाला नहीं है, और ये बॉन्डिंग के साथ ही इस सवाल का सही जवाब भी हम लोग दे सकते हैं। आइए तो निम्न में कौन अलग है बताइए, तो 3/5 है, ठीक है, तो 3/5 जो है बताइए ये ऑलरेडी क्या है, परिमेय है। कैसे, क्योंकि हम अब मुझे नहीं अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। 3/5 क्यों परिमेय, ये भी परिमेय है, 4 और 2 है ना, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये परिमेय, ABD सब एक जैसा है, लेकिन C जो है एकदम बिल्कुल अलग है। क्यों, क्योंकि √2 का परिमेय, √2 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है, तो अपरिमेय हो गया, तो ये आपका कुछ क्या हो गया जल्दी बताइए, ये आपका अपरिमेय हो गया, यानी C ऑप्शन सही है। देखिए मैं रंगूंगा, टाइम लगेगा, हमें टिक लगा दूंगा, आप कलर करना है, ठीक है। और ऐसे भी है ना, कल आप लोग का एग्जाम है, याद रखिएगा, फिर से ध्यान सुनिए, कल आप लोग का एग्जाम है, और कल जो है ना, कल ऐसे भी रविवार है, और कल एग्जाम की तैयारी बैठ के कर रहे होंगे, और इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है, और यही सब क्वेश्चन जो है मैं आपसे पूछूंगा, और पक्का एग्जाम तो ऐसा लेंगे ना
कि एकदम आपको ऐसा फीलिंग होगा कि एग्जाम देने के बाद आपको डर ही नहीं लगेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। और ऐसे भी मैं मानता हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी का मतलब हुआ कि जब हम अपने क्लास में हम आपको चोरी करने के लिए सिखा देंगे या हम आपको ढीला कर देंगे तो फिर आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे कर पाओगे? तो सोच के देखो यार, ठीक है, नहीं कर पाओगे। तो मेरा तो पॉइंट है कि सीधा डायरेक्ट है बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर हम बोर्ड एग्जामिनेशन अगर बेहतरीन ढंग से क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, कहा जाता है कि अभ्यास में जितना पसीना बहाओगे युद्ध में उतना ही खून कम गिरेगा या खून कम बहेगा। बिल्कुल ये लाइन सही है, ठीक है, खून कम बहेगा। तो क्यों ना हम अभ्यास में इतना पसीना बहाएं कि हमारे युद्ध में है ना खून जो है बचा रहे, है ना, महत्व रहे, है ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से बचा के रखे। तो पसीना खूब बहाइए, मेहनत खूब कीजिए, ताकि जो है ना आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं मेहनत नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल। इसलिए इसी तर्ज पे जो है कल हम एग्जाम लेने वाले हैं आप लोगों का, और कल एग्जाम जो है बेहतरीन ढंग से देना है एकदम। क्लास में किसी भी प्रकार का एक, है ना, जो बोलते हैं एक इतना सा भी चीटिंग नहीं होगा। मतलब क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमको आपको प्रिपेयर करना है, हमको आपको जो तैयार करना है वो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयार करना है। और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के लिहाज से हम आपको स्ट्रांग बनाएंगे, क्योंकि हम आपको इतना अच्छा प्रैक्टिस कराएंगे कि क्योंकि है ना जब आप युद्ध में उतरे तो विजय होके आए, है कि नहीं, जीत के आना है। तो अब अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। सवाल ये है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अब आगे का जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है ना अनंत। देखिए अभी देखिए इस सवाल को है ना बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मान लीजिए कि मैं कहूँ कि 2 और 5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो मैं तो कहूँगा कि अनगिनत। कैसे? अगर मान लीजिए इसके बीच में मान लीजिए कभी भी अगर निकालें कुछ भी, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए कुछ भी आया, मान लीजिए ए आया, ए कोई नंबर आया, तो ए कोई नंबर आया तो फिर इसके बीच में निकलेगा, फिर कोई नंबर बी आएगा तो बी के बीच में निकलेगा, फिर कोई नंबर सी आए तो सी और फिर 5 के बीच में निकलेगा, फिर अगला कोई नंबर डी आए तो डी और 5 के बीच। बताइए कितना निकलता रहेगा। अब बस कर भाई, बस कर। आप भी कहोगे बस सर। तो मतलब बताइए 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत हो सकती है। कितनी हो सकती है? अनंत हो सकती है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल बाबू, बहुत अच्छा सवाल है। वृत्ताकार पथ पर तीन धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे तथा 5 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय कितना होगा? ऑप्शन ए में है 8, ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन सी में है 12, ऑप्शन डी में है 2 घंटे। चलिए ठीक है। अब आइए ये जो सवाल है ना, बस सवाल ही है और कुछ नहीं है। बस
सवाल के सिवा अगर कुछ और रहता ना भाई, सवाल में दम है तो मैं कहता सवाल में दम है, सवाल में सवाल है, बस सिर्फ सवाल है, सवाल में दम नहीं है। ओके, सवाल में कोई दम नहीं है, सिर्फ सवाल है। अब आप ये देखिए है ना, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। देखिए मेरे राइटिंग में चाहिए, मैं राइटिंग पे है ना मतलब विश्वास करता हूं, ऐसा नहीं कि मैं विश्वास नहीं करता हूं फिलहाल, लेकिन मेरे राइटिंग से आपका क्या, ठीक है। आप सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए और आप अपने राइटिंग को खूबसूरत बनाइए। आप अपना राइटिंग जितना सुंदर बनाइए उतना ही नंबर उठेगा। और देखिए ऐसे भी हम है ना थोड़ा सा समय अगर देंगे तो फिर समय ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे समय लगता है। तो है ना, तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने की कितना समय लग जाएगा? तो कुछ नहीं, जब भी ऐसा सवाल आए और कहे कि तीनों को मिलने का बताइए तो कुछ नहीं कीजिएगा, बस लघुत्तम निकाल दीजिएगा तीनों का, ठीक है। और लघुत्तम निकाल के जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर आया। तो देखिए कैसे होगा, देखिए तो है ना, लघुत्तम निकालेंगे कितना भाई, 1 घंटे, 3 घंटे से 5 घंटे का समय लगता है। तो बताइए क्या होगा, तो होगा क्या, होगा क्या, लगता है ऑप्शन भी लगता है गलत दिया हुआ का है ना। ओके, 1 3 5, तो 5 से तो 15 हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन में तो 15 तो दिया हुआ है ही नहीं, कहीं कहीं क्वेश्चन तो गड़बड़ नहीं लिखा गया ना। तो 3, 1 मिनट, ओह सॉरी, 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे, अच्छा 1 मिनट, 1 3, हाँ ऑप्शन गलत लिखा हुआ है ना। एक में 15 घंटा होना चाहिए, एक में कितना होना चाहिए, 15 घंटा। कोई बात नहीं, ऑप्शन होने दीजिए, कभी कभी होता है, कभी कभी ऑप्शन अगर उल्टा पहले दे दे तो कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है। लेकिन हम अपने थ्योरी पर मत जाइए, थ्योरी को गलत मत कीजिएगा। 1 3 5, तो 1 3 5 का लघुत्तम निकालिए तो 3 कम 3 ना, 3 5 15, 15 घंटा बाद तीनों मिलेगा, लेकिन इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप कहिएगा सर जी ना है ना, ए में तो मिल ही नहीं रहा है, बी में मिल ही नहीं रहा है, सी में मिल ही नहीं रहा है, सर डी में मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, ये तो आ रहा है था 15 घंटा, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन छोड़ देंगे? हाँ जनाब छोड़ देना है, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि आंसर आपका सही हो और ऑप्शन गलत हो, तो बिल्कुल छोड़ देना, विश्वास अपने पर रखिए। कुछ कुछ बातें अपने ऊपर भी निर्भर रहना चाहिए, है ना। हर बार किसी के ऊपर निर्भर रहना गलत बात है। तो कभी कभी अपने इरादे मजबूत रखिए, क्योंकि आपने भी मेहनत किया है, आपने भी कुछ सीखा है, तो फिर क्यों आप अपने पैरों पर खड़ा क्यों नहीं हो सकते। तो फिलहाल यही है, इस सवाल से सीख मिलता है कि आप अपने सोच पर कामयाब रहें। नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं, ओहो लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। तो आप अपने सवाल पर एकदम अटीक रहें, क्योंकि आप जो बना रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं वही सही है। कुछ लोग कहेंगे कि ना आंसर सही है। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में वैसे स्टूडेंटों को सर्च किया जाता है कि क्या सब है ना भेड़िए वाले तो नहीं है ना, मतलब एक भेड़िया कुआं में तो सारे कुएं कूद गए, यानी दुनिया भीड़ के पीछे भागने वाले लोग तो वैसे तो नहीं ना है, वही सर्च किया जाता है। तो आप वैसे कर दोगे तो आप उसके कैटेगरी में हो, अगर आप बच जाओगे, अगर आप नहीं रंगोगे तो आप बिल्कुल, आपको अच्छा माना जाएगा, आप दुनिया से हट के हो, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट सवाल अब देखते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी तरह से अगर दौड़ने वाला, मिलन करने वाला अगर सवाल आए तो आपको इसी प्रकार से क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल है, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर वही धावक दौड़ता है 2 4 6 घंटे में, तो वही बस लघुत्तम निकाल देना, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन है ना अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, ए में है ना 64/36, बी में है √81, सी में है √2.5, डी में है √49/9, यही है ना। तो कह रहा भाई कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, ठीक है। तो इसका तो 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये तो निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, ये भी 7 से 3 से निकल रहा है ना। 2.5 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो कुछ होता है, अपरिमेय होता है। तो ये भी करेक्ट हो गया हम लोग का, ठीक है। चलिए है ना, यानी कि हम आपको टिक लगा देते हैं, आप रन लेना, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल देखिएगा छोटे,
चलिए अगला सवाल है फिर वही है ना कि रूट टू क्या है। तो रूट टू में ऑप्शन है ना परिमेय, अपरिमेय, है ना परिकीय संख्या, इनमें से कोई। तो फिर वही सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन परिमेय है। थोड़ा सा हिसाब किताब लगाने वाला है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्न में से मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये जो आप क्लास है ना स्टडी कर रहे हैं या वीडियो जो देख रहे हैं, ये वास्तविक संख्या के ऊपर बनाया हुआ ऑब्जेक्टिव है ना वीडियो है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाया हुआ है, तो आप इसमें सिर्फ वास्तविक संख्या से ही रिलेटिव जो है जो भी क्वेश्चन देख रहे होंगे सब वास्तविक संख्या से ही आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आप फिलहाल है ना जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वास्तविक संख्या आपका मजबूत होगा, ठीक है। निम्न में से सवाल है, निम्न में से कौन परिमेय है ना संख्या है। ए में है √3, बी में है 2√2 बाई √2, सी में है 4 जो √5, डी में है √6। चलिए अब सवाल है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, आइए भाई देखते हैं। √3 जिसका वर्गमूल नहीं निकलता अपरिमेय संख्या है। बताइए ये भी नहीं निकलता अपरिमेय संख्या है, ये भी नहीं निकलता अपरिमेय। इसमें सिर्फ एक ही है जो परिमेय है। कैसे, अब देखिए √2 है और नीचे भी √2 है, गुना में तो ये दोनों कट जाएगा। तो दोनों जब कट जाएगा तो बच्चे का रिजल्ट कितना 2। तो 2 जो है आपका क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है ना। ओके फाइनल। चलिए अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है हम लोगों का, अगला सवाल हम लोगों का है हाँ अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। ऑप्शन ए में लस, बी में मास, सी में भागफल, डी में शेषफल। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर आंसर, ध्यान दीजिएगा। आपको याद होना चाहिए कि मैंने जब वास्तविक संख्या पढ़ाया था आपको, तो वहां पे हम आपको बताया भी थे कि वास्तविक संख्या में एक फॉर्मूला है ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र होता है A = BQ + R। ध्यान दीजिएगा, आप ही से बोल रहे हैं, ओहो उधर मत देखिए ना, इधर देखिए, ठीक है, सामने देखिए। A = BQ + R, ध्यान दीजिएगा। A = BQ + R, इधर देखिए, इधर A = BQ + R में आप बताइए, आपको फॉर्मूला बताए थे A = BQ + R, ये क्या करता है। हमको ये कहना है कि आपको ये भी एक बार बताए होंगे, जब वास्तविक संख्या पढ़ाए थे तब हम आपको बताए थे क्या कि याद कीजिएगा, मान लीजिए कि 4 और 9 का मौसा निकालना है तो 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका इस विधि से हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, और बनाने के बाद जो है क्या है कंप्लीट कर लेते हैं कि 4 एक आंसर हो गया, ठीक है। और दूसरा तरीका ये था कि A व BQ + R है ना, यहाँ 9 लिखते हैं है ना, और यहाँ पे B है ना, B की जगह 4 लिखते हैं, क्योंकि मैंने कहा था बड़ा वाला A छोटा वाला B। फिर से बोलिए, हाँ बड़ा वाला A छोटा वाला हाँ B, सही बोले है ना, ठीक है। बड़ा वाला A और छोटा वाला B ऐसा होता है। तो यहाँ भर के फिर रिजल्ट लाते हैं। तो ये बताइए, ये जो निकालते हैं आप कौची निकाल रहे हैं, मौसा तो ही निकाल रहे हैं आप, मौसा तो ही निकाल रहे हैं। तो फिर इसमें क्या ऑप्शन होगा बताइए, है ना, लसा निकालते हैं कि मौसा निकालते हैं कि भागफल निकालते हैं कि शेषफल। तो सही आंसर होता है कि हम लोग मौसा ही निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से हम लोग मौसा ही निकालते हैं, ना कि हम लसा निकालते हैं, और ना कि हम भागफल निकालते हैं, और ना कि हम शेषफल निकालते हैं। और सिर्फ निकालते हैं तो सिर्फ क्या निकालते हैं, मौसा ही निकालते हैं और कुछ नहीं निकालते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब हम अगले सवाल देखेंगे।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, सवाल ही सवाल है ना, बहुत लाजवाब सवाल है। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मस गुने ए गुने बी, हम कीजिएगा ए बी ब्रैकेट में है का लस निम्न में से किसके बराबर है। ऑप्शन ए में है a बटा बी, बी में है b बटा ए, सी में है a क्रॉस बी, डी में है a प्लस बी। आइए, बड़ा सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझने योग्य है। आप अगर आप अच्छे तरीके से सवाल समझ जाएंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि सवाल कोई हार्ड है, सवाल बिल्कुल ही बेहतरीन है, सबसे लाजवाब है। आइए बात समझिए, क्या करा भाई, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए है ना, ए बी का मस गुने ए बी का लस है ना, ए बी का मस गुने ए बी का मस फिर लस में किसके बराबर है। ओफ, यानी कि देखिए सवाल क्या है, बात समझिए, ये ए बी टेबी कर करके ना है ना हम लोग को टिक खड़ा कर दे रहा है। आप ए बी ये देखते हैं और भारी है, बनवे नहीं करेगा, तरीके क्या नहीं बनेगा, काहे नहीं बनेगा, आप ही से बोल रहे काहे नहीं बनेगा आपसे। देखिए 1 मिनट बनेगा, ठीक है। किसी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, दो संख्याओं का, ध्यान दीजिए बताते हैं, तो इधर देखते, कभी इधर देखते, इधर देखिए ना, दो संख्याओं का है ना गुणनफल बराबर है ना, फॉर्मूला मैंने बताया था जब पढ़ाया था, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुने मस। याद कीजिए, मैंने कहा था, मैंने बताया था है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुने मस, मैंने फॉर्मूला बताया था। अब याद ही नहीं करते जनाब, गलत बात है, ठीक ना। तो दो संख्याओं का है ना गुणनफल लस गुने मस होता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या बताइए, ये दो संख्या ए और बी है, ठीक है, ए और बी हो गया है ना, लस है ना, ए और बी के लिए ए बी का मस गुने ए बी का लस निम्न में किसके बराबर होता है, ठीक है, बताइए। अब देखिए दो संख्याओं का, अभी जो एक बात समझिएगा, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए, धनात्मक पूर्णांक यही ना है, अब हमसे पूछ रहा है किसके बराबर होगा, तो a और b जो गुणनफल आता है इसका लसम मस जो है ना, ab जो है ab के बराबर ही तो आएगा। ध्यान दीजिएगा, जो रिजल्ट यहाँ आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले ही से कर रहा है फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुने मस होता है, तो जब यहाँ दो संख्या a और एक b है तो इसको गुना करके जो रिजल्ट आएगा वही ना आएगा, लस गुने मस का गुना करेंगे तब समझ कि सर जी नहीं समझ में आ रहा है ना, ऊपर पार हो जा रहा है, वो कैसे, जैसे, ध्यान दीजिए लइकन जी। देखिए आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से समझिए, बात को समझिए। जैसे अभी यहाँ पे सवाल करता, ठीक है, पूछता ना कि दो संख्या की जगह पे यहाँ पे कर देता 2 और यहाँ पे 5 कर देता, ठीक है। अब इसका बताइए, अब पूछता कि दोनों संख्याओं का मस गुना लस क्या होगा, तो बताइए, दो संख्याओं का बताइए लस गुना मस, यानी कि लस मस तुमको पता नहीं है तो कैसे निकालेंगे। तो एक चीज है जिससे हम निकाल सकते हैं, संख्या गुना कर देंगे, तो एक संख्या कितना 2 है और दूसरी संख्या 5 है, हमको लस तो पते नहीं है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि लस गुने मस कितना होगा, तो हमको पते नहीं तो बताएंगे कुछ ही, तो हम सीधे कर देंगे 5 में 10, यानी 10 बराबर लस गुने मस, लस है ना, लस गुने मस, ठीक है, लस गुने कुछ ही मस, तो 10 ही आपका रिजल्ट हो गया, 10 जो है आपका रिजल्ट हो गया, 10 बराबर लस गुने मस, तो ये 10 आया। अब उसी प्रकार से यहाँ पे तो अंक नहीं है ना छोटे यार, ओहो,
ये गजब हाल है। अब बात समझिए ना, यहाँ पर देखिए तो a बराबर, यहाँ पर दो हम दे के समझाने का प्रयास किए हैं। यहाँ पर a है और b है, तो यहाँ a और b है। जब a और b गुना करें तो a गुना b ना होगा या a b होगा। तो यहाँ तो a बटे b है तो ये तो होगा नहीं, e b बटा a है, ये होगा नहीं। a गुना b ई होगा, या a b भी रहता तो काम चलता है, लेकिन a जोड़ b है ये भी नहीं होगा। तो इस सवाल में दम था, ये सवाल में क्या था, दम था। सवाल में दम है, इसलिए इसको हो सके तो आप लोग है ना 10 सेकंड 15 सेकंड पीछे जाकर के फिर से इसको देखिए और फिर से समझिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 2 + √2 है, क्या है भाई? ए में है ऑप्शन एक परिमेय संख्या, ओके, बी में है अपरिमेय संख्या, सी में है पूर्णांक संख्या, डी में है इनमें से कोई नहीं, ओके। तो हमारा सवाल है कि इसमें से क्या है। देखिए बात है कि है ना परिमेय संख्या नो, यहाँ पर होना चाहिए अपरिमेय संख्या, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 2 + √2 क्या है बाबू, बात समझिएगा छोटू। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, सवाल ये है कि 2 + √2 क्या है, 2 + √2 क्या है। तो बात को समझिए, 2 + √2 क्या है। तो देखिए यहाँ पर 2 जो है परिमेय संख्या है, लेकिन इसके साथ जो है ना एक है ना √2 आके इसको नाश कर दे रहा है। नाश करने का मतलब इसको भी खराब कर दिया, यानी कहने का मतलब क्या कि है ना आलू नीमन आलू, है ना अच्छा आलू नीमन आलू, एक खराब आलू आया, सब आलू को सड़ा दिया। सेम वही कहानी है यहाँ पर। यहाँ पर 2 + √2 है, तो यहाँ पर ठीक था, √2 आकर के काम गड़बड़। देखिए अब जब से काम गड़बड़ हुआ तो आपको ये बात समझना है कि √2 आया तो अपरिमेय गया। तो ऐसे दे करके पहले सवाल पूछ रहा था सीधे ए बउआ बताइए कि ये क्या है, फिर पूछा ये क्या है, फिर पूछा ये क्या है। सिंगल दे के पूछ रहा था, अब डबल दे करके दिमाग को डाइवर्ट कर रहा है। तो दिमाग डाइवर्ट कर देंगे। विकास सर सब पढ़े हैं, का समझते हैं, है कि नहीं। चलिए बहुत अच्छा, आपका प्यार हमें मिल रहा है ना, इससे बड़ा और हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब लीजिए कपड़ा किधर रखा गया पता नहीं, चलिए हाँ मिल गया भाई। तो चलिए इसका सही आंसर होगा बी। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे, है ना। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल देखिए, हम सिर्फ ऐसे कर रहे हैं। ये क्या है बताइए, ये भी क्या है बताइए, ये भी अपरिमेय ही होगा। ऑप्शन वही चारों ऑप्शन है ना। ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्यों, क्योंकि 3 ठीक था, -3 आके काम गड़बड़ हो गया। चलिए अगला सवाल है ना, 7√5 क्या है। 7√5 भी क्यों चीज है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि 7 ठीक था, √5 आके गड़बड़ कर दिया। 1/√2 क्या है, 1/√2 जो है ना, ये भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि 1 का वर्गमूल तो ठीक है, √2 का नहीं निकला, इसलिए काम गड़बड़ है ना। चलिए अगला सवाल है 3√9 क्या है। 3√9 क्या है, देखिए 3√9 क्या है, सुनिए 3√9 क्या है, परिमेय की अपरिमेय है कि क्या है। तो 3 तो ठीक है, 3 अपनी जगह पर। √9 ध्यान देगा, √9 जो है 9 का वर्गमूल निकलता नहीं है जनाब। जब निकलता नहीं है बाबू तो 3 सर रुके क्या बोल रहे हैं, 9 का वर्गमूल नहीं निकलता है। वाह पकड़ लिए, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, है ना। ओ सर बेइज्जती नहीं कीजिए सर, है ना, थोड़ा सा सही से बताइए जी। अब देखिए है ना, अगर आपको कोई कंटिन्यू वेव में आपको लिए जा रहा है और कह रहा है कि भाई इस नाव में बैठ जाओ, छेद नहीं है, और आप देख रहे हो कि छेद है, फिर भी नहीं बोल रहे भाई छेद नहीं है बैठ जाओ, नहीं डूबेगी नाव, है ना, और आप बैठ गए हैं, तो बताइए क्या होगा, आगे जाएंगे और स्विंग नीचे, है कि नहीं। तो बताइए, अब बताइए, मैं कह रहा हूँ कि 9 का वर्गमूल नहीं निकलता है और यहाँ निकाल भी दे रहे हैं और हम बोल भी रहे हैं, तो आपका एंटीना खराब हो जाना चाहिए। यो काम लगता है कि गड़बड़ है, बोल रहे हैं कुछ सर, कर रहे हैं कुछ सर, यानी कि मौके पर धरा रहे हैं सर, है ना। कहाँ जाएंगे सर,
धर लेंगे, तो धर लिए तो आप धरे, बिल्कुल सही धरे हैं, एकदम बिल्कुल एकदम वेल डन, वाह वेरी गुड। तो देखिए तो 3 3 जाकर जाना होगा 9, तो 9 का वर्गमूल तो निकल गया, 3 का वर्गमूल भी निकला हुआ है, पहले से है ऑलरेडी से आया है 9 से। तो बताइए 9 क्या है ना। तो ये आपको 3√9 जो है एक परमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है 3√2 क्या है। 3√2 जो है अपरमेय संख्या है। अब सवाल है ना π/2 क्या है। π/2 जो है ना आपका, ठीक है, अपरमेय संख्या। अब पूछेगा सर π/2 अपरमेय संख्या कैसे हो गया, पाई है ना कि 22/7 दे रहा है, ठीक है। अगर ये है तो अपरमेय हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से पाई क्या है, तो पाई पूछ रहा है, पाई क्या है, पाई जो है अपरमेय संख्या है, ठीक है। अब पूछा कि निम्न में से परमेय संख्या कौन है। हाँ ये क्वेश्चन देखने वाला कह रहा है ए में है ना 49/64, बी में है 81/91, सी में है 31/51, डी में है 49/101। देखिए ए बी सी डी। अब पूछ रहा है ना कि इसमें से क्या पूछ रहा था सवाल, पूछा था कि इनमें से कौन परमेय है। अच्छा तब परमेय खोजना है, तो ये तो 7 8 9 9, इसका तो ठीक निकल गया, नहीं निकला। 31 नहीं निकलेगा, 49 को तो निकलेगा, मतलब इस सब जो है अपरमेय है। यही वाला जो है परमेय का है भाई, तो 49 का वर्गमूल निकल रहा है, 64 का वर्गमूल निकल रहा है, इसलिए जो है निकल गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सवाल नेक्स्ट देखते हैं। और अगला सवाल है ना बेहतरीन सवाल ही सवाल है, सिर्फ है ना बस अभी है, ध्यान दीजिएगा 0.1211 है ना 21112, ठीक है। फिर है 11112 है ना डॉट है एक क्या भाई ए में है ना परिमेय संख्या, बी में है ना अपरमेय संख्या, सी में पूर्णांक संख्या है ना, डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या है भाई, ये देखिए बात ये है ना कि अगर ये डॉट खत्म कर देता ना तब तो परमेय हो जाता है। कैसे, देखिए कैसे, अगर मान लीजिए कि 2.4 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसको हटाएंगे नीचे एक आएगा, दशमलव के बाद क्या अंक, एक अंक तो 1 0। अब बताइए तो एकदम सीधे काम हो गया कि क्या है भाई परिमेय है। लेकिन ये डॉट ये है ना सबूत नहीं है कि भाई कब तक है। जब तक ये पता न चले कि कब तक है तब तक तो हम यही कहेंगे कि भैया ये अपरिमेय है, और कुछ नहीं। मैं हाथ जोड़ता हूँ कि इसमें हम लिमिट देख ही नहीं पा रहे हैं, हद कर दी आपने। ये भी कोई बात है, डॉट से आगे बढ़ रहा है, बताइए कितना जाएगा मुझे नहीं पता, इसलिए हर हाल में जो है ये अपरिमेय संख्या होगी। ओके चलिए अगला सवाल है ना। चलिए अगला सवाल है ना। सवाल तो सवाल है लेकिन फिर भी लाजवाब है। चलिए अब इस क्वेश्चन है घुमा दिया है ना, कह रहा भाई 2.13113 है ना 1113 है ना 1113 डॉट क्या है। बस मैं बार बार वही कहूँगा कि बस जब तक डॉट है हमारा नारा अपरिमेय ही रहेगा, इससे दूसरा कुछ बदलने वाला नहीं है, तो नहीं है अपरिमेय। क्लियर है। चलिए अगला सवाल हम लोग करेंगे है ना। अगला सवाल है कि बताइए है ना 81 और 237 का मस क्या होगा, देखिए अब ये निकालने वाली बात नहीं है, ऑप्शन में दिया हुआ लगता, लिखिए ऑप्शन में मैं लिख देता हूँ है ना। ए में है 3, बी में है 5, सी में है 7 और डी में है 11, ठीक है। अब देखिए बात समझिए, 81 और 237 का मौसा ज्ञात करना है। अब इसमें हमको क्वेश्चन का जवाब देना है ना हमको अच्छा नहीं लग रहा है,
क्योंकि ये बिल्कुल आसान है और इसका आप आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने करवाया है कल टेस्ट में आएगा, आप तैयार होके आएंगे और बेहतरीन ढंग से तैयारी करके आएंगे और मुझे इस बात की खुशी होगी कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है और आप पर विश्वास है और आप अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे होंगे, बिल्कुल बैठ के पढ़ रहे होंगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ है ना, अब हम आपसे विदा लेते हैं, आज के लिए इतना ही। फिर कब मिलेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।